नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे महंगाई की मार, जेब पर वार। तो देश में बढ़ती महंगाई ने हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दाल हो या फिर तेल, दूध, गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में 20 से 40% तक का इजाफा हुआ है। रसोई गैस के लिए पिछले साल की तुलना में लोगों को प्रति सिलेंडर 150 से 200 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं और पिछले साल जहां उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बाद एक एलपीजी सिलेंडर के लिए 577 से 580 रुपए तक देने पड़ते थे, वहीं अब 740 रुपए देने पड़ रहे हैं। नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए अब उपभोक्ताओं को 780 रुपए देने पड़ रहे हैं। महंगाई को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पिछले साल की तुलना में साल तेल की कीमतों में 15 से 30% तक महंगाई हुई है। सरसों तेल की कीमत से 28 से 30% तक और रिफाइंड तेल में 15% तक की बढ़ोतरी हुई है। ब्रांडेड कंपनियों के रिफाइंड तेल का 1 लीटर का पैकेट 2020 जून जुलाई तक 100 से 105 रुपए में उपलब्ध था, जब रिफाइंड तेल 125 से 129 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पिछले साल तक 120 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला सरसों का तेल अब 150 से 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बढ़ी कीमतों का असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ रहा है। बाजार की माने तो परिवहन शुल्क बढ़ने की वजह से कीमतें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। जब तक डीजल, पेट्रोल के दाम में कमी नहीं होगी, तब तक खाद्य सामग्री के दाम में कमी नहीं देखी जाएगी। इस एक साल दाल, चना जैसी खाद्य सामग्री में प्रति किलोग्राम 15 से 20 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। 83 से 85 रुपए प्रति किलो मिलने वाला काबुली चना अब 95 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। मूंगफली पहले 95 रुपए प्रति किलो मिलती थी, जो अब 125 से 130 रुपए किलो है। अरहर दाल 80 से 85 रुपए की जगह 110 से 120 रुपए प्रति किलो मिल रही है। मसूर दाल 66 रुपए प्रति किलो की जगह 75 रुपए प्रति किलो मिल रही है। चना दाल 60 रुपए से बढ़कर प्रति किलोग्राम 70 रुपए पहुंच गई है। चना दाल 55 से 65 रुपए और खुला आटा 25 की जगह 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। इस महंगाई से सभी वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। गरीब वर्ग के लोगों को तो अपना पेट भरने के लिए सोचना पड़ रहा है। ऐसे में लोग प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखना ये होगा कि लोगों के आक्रोश को देखकर सरकार कुछ राहत देती भी है या नहीं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ के रख दिया है। बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आम आदमी को महंगाई से बिल्कुल भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अनाज, दालें, चीनी, फल, सब्जी, दूध, सभी जितनी भी आवश्यक खाद्य सामग्री हैं, सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं महंगाई पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी है। सर, महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार जो है अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। उनका साफ ये कहना है कि पेट्रोल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तो हमने बताया अभी 2014 में 108 था, आज 54 है। तब उस वक्त पेट्रोल इतना सस्ता क्यों और आज महंगा क्यों? क्योंकि आपने जो मोदी टैक्स लगाया है वो तो कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे नहीं निर्भर करता ना, वो तो आपने खुद लगाया। 820% आपने डीजल पर और 258% पेट्रोल पर अगर आपने मोदी टैक्स या सेंट्रल एक्साइज लगाया है तो वो तो आप वापस लीजिए। वो वापस लेते ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें काबू आएंगी। सर, जिस तरीके से गैस पे सिलेंडर पे जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार 800 के करीब हो गए हैं, अब सब्सिडी भी नहीं है जनता के पास, तो सर इस पे क्या कहेंगे? यही हम कह रहे हैं कि आप जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सबकी निर्भरता एलपीजी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर रहती है। वो गांव में हो, शहर में हो, सबकी निर्भरता है। तो आप जो आपके हाथ में है वो तो करिए। आप वो भी नहीं करेंगे, राहत भी नहीं देंगे और सिर्फ अपने प्रचार पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेंगे, तो इससे तो सरकार आप चला रहे हैं, इस तरह से नहीं चलती।
सर किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे? 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन भी होने वाला है। किसानों की समस्या और उनकी शिकायत जायज़ है। उनकी शिकायत बिल्कुल जायज़ है कि आप लोकतंत्र में मेरे बारे में कानून मुझसे बिना सलाह मशवरा किए बना देंगे और थोप देंगे, तो मैं क्यों स्वीकार करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ पवन खेड़ा जी, इनका साफ ये कहना है कि सरकार जो है प्रचार पर पैसे खर्च कर रही है लेकिन महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो ये स्थिति है महंगाई की। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, और क्योंकि आप जानते हैं कि परिवहन शुल्क जब महंगा हो रहा है, लिहाजा उसका असर साफ तौर पर तमाम चीज़ों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना था, जहां पर वो कह रहे थे कि भाई सरकार ने टैक्स इतना लगा रखा है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा और ये महंगाई देखने को मिल रही है। और सवाल ये है कि आखिर ये टैक्स को कम क्यों नहीं किया जा सकता। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में रख सकते हैं। इस बढ़ती महंगाई का असर आप पे कितना पड़ रहा है। मौजूदा वक्त में कोरोना काल के बाद बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं, इसीलिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम देख रहे हैं कि महंगाई पर, इस मुद्दे पर चर्चा बहुत कम होती नजर आ रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों का ये महंगाई मुद्दा एजेंडे में शामिल होता नहीं नजर आता है, लेकिन हम सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में इसको मुद्दा बना रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप इस महंगाई को लेकर अपनी बात रखिए, क्या महसूस कर रहे हैं, ताकि कि वो आवाज़ सरकार तक पहुंचे और कुछ फैसले लिए जाएं या पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ कमी की जाए, ताकि के कम से कम एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को राहत मिल सके, एक आम आदमी को राहत मिल सके, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई की मार, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे साथ ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त जुड़ रही। ताहिरा हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अवधेश चंद्र वंश जी, हमारे स्टेट हेड, इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित दुबे, हमारे ब्यूरो चीफ राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे सबसे पहले अमित के पास चलते हैं। अमित, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, रिपोर्ट हमने दिखाई, तमाम चीज़ों में जो है महंगाई का साफ तौर पे असर देखने को मिल रहा है, दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कम से कम 15 से 30% का इजाफा तमाम हर जगहों में देखने को मिल रहा है। आपको अमित, सबसे बड़ी वजह इस महंगाई की क्या नजर आ रही है? देखिए, दो बड़ी चीजें निकल के आती है। जिस तरह से आर्थिक स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, चाहे किसानों की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, सरकार की खुद की स्थिति खराब हुई है। जिस तरह जीडीपी जो है वो माइनस में गई है, और सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे विश्व की बात करें तो जीडीपी का असर तो हर जगह दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जो हर कोई यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार जिस तरह बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पे पिछले 7 दिनों से देखें तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। 25 से 30 पैसे डेली डीजल और पेट्रोल बढ़ता है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो कुछ ही दिनों के अंदर 5 रुपए लगभग डीजल और पेट्रोल दोनों के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई थी उसका असर तो दिख ही रहा था। साथ ही गैस की अगर पिछले 1.5 महीने की बात करें, नई साल की बात करें तो 3 बार गैस के दाम लगातार बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा असर की जो बात की जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन की चीज होती है। यही बात करें, फॉर एग्जांपल अगर बात करना चाहे तो इस समय किसान का आलू अगर आसपास में बात करेंगे तो 4 से 5 रुपए किलो जा रहा है, जबकि वही आलू अगर आप दिल्ली में खरीदेंगे तो वो आपको 10 से 15 रुपए के बीच मिलेगा। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जिस किसान को अपने आलू की कीमत 4 से 5 मिल रही है, 4 से 5 रुपए प्रति किलो मिल रही है, दिल्ली में उसे 10 से 15 रुपए मिल रही है। तो जाहिर तौर पे ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा फर्क पड़ता है, जगह का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वही ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लगातार चीजें महंगी हुई है। आज हालांकि विपक्ष का प्रदर्शन भी कई जगह देखने को मिला, खासतौर पे कांग्रेस का, जो कि लगातार सरकार को। मैं आपके पास आऊंगा, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है, उमेश जैन मेरठ से। उमेश, अपनी बात को रखें। उमेश जैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी से बोलें। ठीक है, उमेश जैन की आवाज शायद नहीं आ पा रही। अमित, अपनी बात को मुकम्मल करें। अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज की ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा असर होता है और यही बड़ी वजह है। न सिर्फ लोगों के आना जाना महंगा हुआ है, जो लोग बाइक से जा रहे थे उनका बाइक से भी जाना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पे कई तरह के मैसेज अलग अलग वायरल होते हैं और इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी कई चीजें महंगी हुई है। हालांकि कुछ लेकिन चीजें जो अमित, कांग्रेस प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दामों में तो इजाफा नहीं हुआ, वो तो कम है, तो इतना टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? देखिए पिछली बार भी जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कीमत गिरी थी तो सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था, टैक्स बढ़ाया गया था। यानी जब खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कीमतें कम होती है उस समय सरकार टैक्सेस बढ़ा लेती है और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कीमतें बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है। यानी सस्ती चीजें लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही और यही बड़ी वजह है। अब महंगाई को लेकर लोग भी आक्रोशित और खासतौर पर अगर एडिबल ऑयल की बात करें, जो खाने वाला तेल होता है, कीमत रिसेंटली 100 रुपए से जो 100 रुपए के आसपास कीमत हुआ करती थी अब 150 रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह तमाम चीजों पे इसका असर होने लगा है। जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है उसका खास तौर पर इसका असर पड़ता है। दूसरी बड़ी चीज कि पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसी बीच गैस के दामों में और बढ़ोतरी हुई है। यानी सरकार जो अब तक सब्सिडी लोगों को देती थी, सरकारी सब्सिडी जो लोगों के अकाउंट में आती थी वो आनी तो पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन ऊपर से और एक्स्ट्रा जो है दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे लोगों के लिए अब रसोई चलाना आसान नहीं रह गया है और खासतौर पे ऐसे देश में जहाँ की 30% ज्यादा आबादी जिसे एक बार का खाना भी मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे तमाम दावे और वादे भले किए जाए लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम लोगों की कोरोना के बाद में अगर जो सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है तो वो महंगाई का असर लोगों पे दिख रहा है। जी ठीक है अमित, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी साफ गोई से आपका के चैनल न्यूज को प्रसारित करता है 170 राष्ट्रों में, वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया। क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट चल रही थी मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, उसमें एंकर वो जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे सज्जन, वो ये कह रहे थे कि महंगाई का मेन कारण क्या है कि किसान आंदोलन। आज दिल्ली में 15 रुपए किलो आलू मिल रहा है और आम नागरिक को 5 रुपए। ये बिल्कुल सत्यापित बात कही उन्होंने। आज ही हमने खरीदे आलू, हमें 5 रुपए के हिसाब से मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि विदेशी महिला का बच्चा राष्ट्र के प्रति कभी समर्पण की भावना नहीं रखता। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये चाणक्य ने कहा था बहुत सालों पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। इस सीधी मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कुछ, सीधे आपको लेके चलते हैं। बाकी रवाना हो रहे थे अलग गाड़ियों से, उनके परिजनों के साथ अलग अलग गांव उनके पार्थिव शरीर भेजे गए और हमने निर्देश दिया कि पूरे सम्मान के साथ उस सब ले जाए जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सारी बनाई गई हैं। राहत के काम या रेस्क्यू ऑपरेशन में बिल्कुल भी देर नहीं हुई यथासंभव, क्योंकि 8 बजे से तो मैं ही जुड़ गया था जैसे ही पता चला था। पूरे प्रशासन ने वल्लभ भवन के हो चाहे 3 जिलों के कलेक्टर एसपी वहां पहुंच गए थे, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 100 लोग ऐसे ट्रेंड लगे हुए थे। नहर में बांध का पानी आने से बंद किया, पानी कम हुआ, उसके बाद बस निकाली गई। 7 लोग प्रारंभ में ही निकले थे, उनको निकालने में भी वहां मदद हुई है, उसका मैं पूरा कंफर्म कर रहा हूं, उसके बाद जानकारी दूंगा। लेकिन उनमें से एक नहीं बच पाया बाद में अस्पताल में। अभी तक जो कारण समझ में आ रहा है वो बस का
अनियंत्रित होने ही आ रहा है, एकदम ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा। अब ये देखने की बात है कि कोई और बात हुई है क्या, स्टीयरिंग फेल जैसी कोई चीज, लेकिन हमने सारे प्रयास वहां किए। पास में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री थी तो क्रेन्स, बाकी सारी चीजें, गाड़ियां, संसाधन, डॉक्टर, एम्बुलेंस, जो हो सकता था सब करने की कोशिश की। माननीय अमित जी से सवेरे मेरी बात हुई थी तो उनने भी कहा था, हम लोगों ने तय किया कि कार्यक्रम अब स्थगित होगा, तो कार्यक्रम तत्काल स्थगित किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है और उन्होंने तय किया कि 2-2 लाख रुपए जो परिजन हैं, हमारे मृतक भाई बहनों के, उनके परिजनों को दिए जाएंगे। 5-5 लाख रुपए हमारे शासन ने हमने तय किया है कि परिजनों को हम देंगे, तो ये 7 लाख रुपए की राशि अभी परिजनों को एक परिवार में मिलेगी। तात्कालिक रूप से 10-10 हजार रुपया तात्कालिक व्यवस्थाओं के दिए गए। जो घायल है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंभीर घायलों के 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है और हमने ये कहा कि जितनी भी इलाज की व्यवस्था करेंगे तो सारे पैसे की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करेगी, निःशुल्क इलाज करेंगे। गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का भी संवेदना आई, उनसे स्वयं उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना प्रकट की। केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो कर सकती थी, हम लोगों ने तत्परता पूर्वक सब करने की कोशिश की। हमने अपने सारे कार्यक्रम भी स्थगित किए थे, न केवल गृह प्रवेशम का स्थगित किया था बल्कि कैबिनेट की बैठक भी, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था हमारा मन ही नहीं लग रहा था कि हम बैठ के कैबिनेट की बैठक करें। ये था कि पहले सब लोग कैसे हम निकालें। तो सीधी मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे। 40 लोग की मौत हो गई है, 7 लाख रुपए जो परिवार के लोगों ने अपने खोए हैं उनको दिए जाएंगे, जिसके बारे में जानकारी देते। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इस महंगाई के पीछे का कारण ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, महंगाई का मेन कारण ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है और नाकामी है, और ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत बहुत कम है, इन्होंने अपने टैक्स इतने ज्यादा लगा दिए हैं जिससे दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें गरीब आदमी की कोई चिंता नहीं है, कोई मरो या ना मरो। अब तो इन्होंने एक काम और कर दिया है, जो पेंशनर से बेचारे बुजुर्ग, उनका महंगाई भत्ता भी रोक दिया है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये ऐसी गवर्नमेंट है, इसे जल्दी से जल्दी जनता को बदल देना चाहिए। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे जो महंगाई को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तारा हसन सामाजिक कार्यकर्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। तारा हसन जी, इस महंगाई को लेकर आपका नज़रिया क्या है, क्योंकि आप भी एक गृहिणी हैं, तो कितना असर पड़ रहा है आम जिंदगी पर, आपकी ज़िंदगी पर इस महंगाई से, इसके बारे में बताएं। उसके पीछे की वजह क्या आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल, मैं पहले बात तो बहुत मुबारकबाद दूंगी के चैनल को कि बहुत अहम मुद्दा जो आम आदमी, आम जन के जो का मुद्दा है उसको उठाया आपने। जो मीडिया नेचुरली उसका काम भी यही होना चाहिए, जो उनका एथिक है कि इस तरह के मुद्दे जो आम जन के हैं वो उठाए जाए। देखिए, कोरोना काल में ऐसे ही पूरी तरीके से जो है अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने नौजवानों की भी नौकरियां गई। उस समय ऐसे भी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की अच्छी नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपर मिडिल क्लास के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। लोअर मिडिल क्लास को तो छोड़ दीजिए और हाशिया के समाज को तो भी छोड़ दीजिए, उसकी तो थाली में रोटी के साथ दाल भी एक ख्वाब बन के रह गया है, एक सपना बन के रह गया है।
क्योंकि हर चीज के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल का दाम जब बढ़ता तो उसको इस तरह से नहीं देखा जाता कि इसमें सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो 4 पहिए की गाड़ी चलाएंगे, ऐसा नहीं है। इससे पूरे ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी आपकी रिपोर्टर ने कहा था, वो जो ढुलाई होती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, सारा सामान आता है, सब्जियां आती हैं, खाद्यान्न आता है, उन सब का दाम बढ़ता है। आप सोचिए, गृहिणी जिसका बजट पूरी तरह से पहले ही चरमराया हुआ है कोरोना काल में, वो इस समय किस तरह से मैनेज कर रही है, बच्चों को मैनेज कर रही है कि उनको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन कुछ मिल जाए। और उस समय जब फल का, सब्जियों का और खाद्यान्न का सबका दाम बढ़ा हुआ है, तो कितना मुश्किल है। और खासकर उन महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए जो प्रेग्नेंट है, थोड़ा ये पालक और बथुआ ये सब सब्जियां खाकर अपना आयरन लेती थी, उनके बारे में सोचना है कि वो किस तरह से अपना ले पाएंगी, न्यूट्रिशन ले पाएंगी। वहां जो बच्चियां मेल नरिश्ड थे हमारे देश में, वहां पे ये हाल हो गया है कि जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा, उसके बाद गैस का सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया। आप बताइए, वो महिलाएं जो थोड़ा बहुत उनको सिलेंडर बीच में सब्सिडी देके दिया गया था, वो उसमें बनाने लगी थी, उनकी आंखों की प्रॉब्लम जो होती थी दूर की, वो कम होने लगी थी। क्या वो कर पाएंगी? क्या वो अफोर्ड कर पाएंगी? मैं फिर ये रिपीट करूंगी, ये अपर मिडिल क्लास के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। लीव असाइड लोअर मिडिल क्लास और हाशिया का सवाल, पूरा जो हमारा इस समय गृहिणियां हमारी है, वो बहुत मुश्किल से अपना वो चला रही है बजट। आप सोचिए, बच्चों के लिए जो उनको न्यूट्रिशन वो देना चाहती है, हमारे हम महिलाएं सबसे बाद में आज भी खाना खाती है। और ये मैं महिलाओं में काम करती हूँ, मैं देखती हूँ, वो पहले पति को खिलाती है, बच्चों को खिलाती है, फिर खुद खाती है। तो आप सोचिए कि उनकी थाली में क्या बचता है, हमारी गृहिणी की थाली में क्या बचता है, हमारी महिला की थाली में क्या बचता है, जो इस देश को लेकर चलती है। और 8 मार्च भी आने वाला है जब हम बात करते हैं महिला दिवस की, तो जाहिर है ये समय जो ये महंगाई बढ़ रही है, वो पूरी तरह से परिवारों पर बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा अपोजिशन क्यों नहीं बना रहा है, ये मुद्दा आम जन का मुद्दा जो है, इसको क्यों नहीं उठाया जा रहा है। महंगाई, भोजन, जो राइट टू फूड हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक मुद्दा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसमें बात क्यों नहीं हो रही है, इसमें डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है? मैं फिर से आपको मुबारकबाद देती हूँ के चैनल कि इतना अहम जन सरकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा आपने उठाया है। आपने अपनी पत्रकारिता का एक मजबूत वो दिया है, पहचान दिया है। शुक्रिया ताहिरा हसन जी। और हमारा मकसद भी यही होता है कि हम आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएं, और क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है, और सरकार क्या कुछ राहत देगी या नहीं देगी, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब की जरूरत है। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत
और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महंगाई की मार जेब पर वार। जी हां, पिछले साल के तुलना में इस साल तेल की कीमतों में 15 से 30% तक इजाफा हुआ है और इस इजाफे का असर साफ तौर पर तमाम चीज़ों पर, खाद्य सामग्री पर देखने को मिल रहा है और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अवधेश चंद्रवंशी, हमारे स्टेट हेड एमपी से जुड़े हुए। अवधेश, एमपी की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के क्या दाम वहां पे चल रहे हैं और उस बढ़े हुए दामों का असर आम जीवन पे कितना असर पड़ रहा है, इसके बारे में अवधेश बताएं। हमारे ही एक प्रोग्राम में सुबह बोलेगा में कुछ दिन पहले दर्शक जुड़े थे, करीब 2 दिन पहले। उन्होंने कहा पूरे 100, यानी कि उनका कहने का तात्पर्य यह था कि पेट्रोल एक दिन 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि 100 तक पहुंच जाएगा नहीं, 100 तक पहुंच चुका है। ये डिस्प्ले में देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं 100 रुपए 39 पैसे का अब पेट्रोल जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलने लगा है। हालांकि यह एक प्रीमियम पेट्रोल बोला जाता है और यह लाइन देखिए पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि अब कोई इस तरीके से 100 रुपए का पेट्रोल खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो निश्चित तौर पर, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हम पहले एक अनुमान लगाते थे कि 100 रुपए में पेट्रोल पहुंचेगा तो किस तरह की ईंधन को देंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 रुपए या पेट्रोल पहुंच चुका है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारा देश जो है भारत, पूरे विश्व में पेट्रोलियम ईंधन में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाला देश है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक वैट वसूलने वाला राज्य है। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान इससे ऊपर है, जो कि 36% वैट वसूलता है और मध्य प्रदेश 35% वैट वसूलता है। लेकिन यह सेस और सेस पर सेस लगाने के बाद अगर हम पेट्रोल के रेट की बात करें तो अधिक महंगा पेट्रोल अगर कहीं बिकता है तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। जी यार, अवधेश, आम लोगों से आपकी बात हुई होगी, आप पेट्रोल पंप पे हैं, आपने दिखाया कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि कतारें खाली हो गई हैं, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन लोगों से आपकी बात हुई होगी, वो किस तरह से देख रहे हैं बढ़े हुए दामों को, इस महंगाई को? तो बिल्कुल बहुत समस्या हो गई है, बहुत ही मतलब एक कहा नहीं जा सकता है, ऐसा आंसू आ रहा है। आपको उम्मीद थी कि 100 रुपए में भी आप पेट्रोल कभी खरीदेंगे? मेरी तो सर बिल्कुल सोच नहीं थी, मगर अब क्या करें सर, मजबूरी है। अब दैनिक दिनचर्या में आप चूंकि ईंधन भराना जरूरी है, तो ऐसे में कैसे कर पाते हैं सारी चीजों को मैनेज? ये तो अति आवश्यक चीज है, भले एक बार अपन खाना नहीं खाएंगे। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? चलाना जरूरी है सर। सरकार से ऐसे में क्या उम्मीद है आप? सर सरकार से तो ये उम्मीद है कि एक आम आदमी के लिए बहुत जो करना चाहिए वो बिल्कुल करना चाहिए, मगर सरकार इस विषय में सोच नहीं रही है आम आदमी के लिए। ऐसे में हमारे साथ और भी दर्शक हैं, मैं उनसे भी जरा एक बार पूछता हूँ। आप पेट्रोल भरा रहे हैं 100 रुपए 39 पैसे में, क्या उम्मीद थी कभी आपको इस बात? नहीं थी। ऐसे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आप? सरकार से कुछ उम्मीदें नहीं है। क्यों? इतना रेट बढ़ा रही है पेट्रोल का। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा रेट है अगर हम बात करें, और आप मध्य प्रदेश में अगर कहें तो आप जन सेवा कर रहे हैं और सरकार को सबसे अधिक टैक्स दे रहे हैं। इससे ज्यादा स्टूडेंट को ज्यादा इफेक्ट है पेट्रोल से, आम जनता तो छोड़िए, जो कि स्टूडेंट को जाता है। जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे साफ तौर पर, क्योंकि स्टूडेंट को एक बहुत ही कम पॉकेट मनी मिलती है और ऐसे समय में जब कोरोना की लड़ाई लोगों ने लड़ी है, उनके जेब पर भारी खर्च पड़ रहा है। ऐसे में कई तरह की महंगाइयां, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम के रेट बढ़ने से
सभी सामानों पर इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे पेट्रोलियम ईंधन पर ही निर्भर करती है, और अगर उसका रेट बढ़ता है तो हर एक चीजों का जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या में उपयोगी चीजें हैं उनके भी रेट बढ़ जाते हैं और हर तरीके से महंगाई दिखने लगती है। जी, पेट्रोल ने शतक साफ तौर पे मार दिया है, जिसके बारे में अवधेश बता रहे हैं, लोगों से उनकी राय भी ले रहे हैं, सरकार से लोग गुहार लगा रहे हैं। सुबह बोलेगा में बड़ी तादाद में लोग जुड़ भी रहे हैं। सारिका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ कानपुर से हमारी संवाददाता हैं। सारिका, आपके पास क्या जानकारी है? कानपुर वाले और कानपुर के जो लोग हैं इन बढ़े हुए पेट्रोल के दामों को, इन बढ़ी हुई खाद्य पदार्थों की कीमतों को किस तरह से देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसके बारे में सारिका बताएं। सारिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सारिका, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी आ रही, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सारिका, क्या जानकारी है कानपुर वालों पर कितना इस असर है महंगाई का, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का? जी बिल्कुल आरिश, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2020 में ही के न्यूज में महंगाई के मुद्दों को लगातार दिखाया था, उसके बावजूद जब 2021 लगा तब भी कई बार के न्यूज में ये मुद्दा उठाया गया है और लगातार पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी कि जनवरी लगते ही जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसके बाद बजट आया, बजट के दौरान भी ये के न्यूज ने लोगों को बता दिया था कि अब महंगाई चरम पर पहुंचने वाली है। और यही देखने को मिला कि पहले सब्जियां और फल के दाम बढ़े, फिर उसके बाद पेट्रोल बढ़ा और यही वजह है कि अब सिलेंडर भी बढ़ गया है। पहले जो महिलाएं होती थी जो पूरे घर के बजट को संभालती थी, अब वो बहुत चिंतित हो गई हैं, क्योंकि उनके जो भोजन की थाल होती है उससे पहले दालें गायब हुई, फिर सब्जियां गायब हुई और जो अब पौष्टिक आहार जिससे कि वो फल फूल या फिर जो फल खाया करती थी वो भी अब उनके पास से नदारत हो चुका है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है वो उसमें भी सभी चीजें बढ़ चुकी हैं। हालांकि जो आयात निर्यात हो रहा है उसके कारण जो घर के लोग हैं वो अपने वाहनों को निकालने में तो डर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो घर की महिलाएं हैं वो भी पूरी तरीके से डरी हुई हैं। और अब तो साफ तौर पे आपने सारिका को सुना। अमित, इस बीच पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, अब खाद्य पदार्थों में तमाम चीज़ों के दाम बढ़ गए। अमित, जिसको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों में गुस्सा है, लेकिन इस बीच अमित हम देख रहे हैं कि महंगाई कहीं मुद्दा बनता क्यों नहीं नजर आ रहा है। चाहे तमाम पार्टियां, ऐसे तो बहुत प्रदर्शन होता है, विधानसभा का घेराव के लिए तैयार हो जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन महंगाई जो कि एक आम आदमी जिसकी मार झेल रहा है, ये मुद्दा बनता क्यों नहीं नजर आता है? इसको लेकर ट्वीट क्यों नहीं किए जाते हैं? इसको लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता? हमें देखिए, सबसे बड़ी चीज जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम पार्टियां जो है वो किसान आंदोलन की बात करती है, बात ही नहीं करती है, बल्कि कई बार देखा गया कि तमाम, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इस तरह से किसान महापंचायत में जा रही है, आम आदमी पार्टी महापंचायत में जा रही है, तमाम लोग जो है वो किसान के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, किसान आंदोलन पे बात करना चाहते हैं। लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में जब हमने कई नेताओं से बात की और खासतौर पर बजट सत्र जब समाप्त हो रहा था, उस समय जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात हो रही तो उनका साफ तौर कहना था कि वो नेशनल पार्टी नहीं है। यूपी में जो मुद्दे होते हैं तो यूपी के मुद्दे और महंगाई के मुद्दे खुद जो है समाजवादी पार्टी उठाती रही है। नेशनल पार्टी की बात करें तो कांग्रेस और अन्य तमाम पार्टियां जिन्हें इस मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान भी महंगाई का मुद्दा बजट संसद में नहीं दिखा और खासतौर सिर्फ किसानों का ही मुद्दा छाया रहा। तमाम पार्टी की बात करें, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां जो है वो लगातार एक ही बात की वकालत कर रही थी कि किसानों की मांगे मानी जाए, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए। लेकिन देश की जनता जिसकी महंगाई से लगातार कमर टूट रही है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रिसेंटली अगर हम आज की बात करें तो आज कुछ जगह पे कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता सामने आए, पवन खेड़ा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो नदारत है। अभी भी जिस तरह से खास करके विपक्ष बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन हुआ करता था महंगाई को लेके, अगर हम उससे तुलना करें तो विपक्ष का माइनस में रैंकिंग दी जा सकती है। यानी जाहिर तौर पर बीजेपी सत्ता पक्ष में भी अपनी चीजों को मनवा रही है
और विपक्ष में भी बीजेपी किस तरह से चीजों का विरोध करती है। 1 रुपये और 2 रुपये भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे। तो यहाँ पे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जरूर अब महंगाई की बात करने लगी है, जब पिछले 7 दिनों से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हर कोई जानता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत चल रही है, $61 प्रति बैरल के आसपास जो है यहाँ पे कीमत चल रही है। उसके बावजूद देश में इतना महंगा पेट्रोल किस तरह राज्य सरकार और केंद्र सरकारों का टैक्स जो है इससे हावी है। अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि विपक्ष कितना कमजोर साबित हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल जिसे महंगाई को लेकर लोग परेशान थे, इसके बावजूद सरकार ने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए। यानी सरकार के ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं है। सरकार जानती है कि वो जो करना चाहते हैं, ऐसे में सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट करना, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना। सरकार अपने रवैये पे चल रही है, लेकिन खास करके जो विपक्ष का काम होता है, जो ये आम लोगों की परेशानी न सिर्फ सड़क पे रखते हैं, बल्कि संसद से सड़क तक विपक्ष का काम होता है कि लोगों की परेशानियों से सरकार को रूबरू कराएं। उस तरह चीजें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। साथ अभी भी वही किसान आंदोलन के रिसेंटली आम आदमी पार्टी भी महापंचायत करने जा रही है पश्चिमी यूपी में। प्रियंका गांधी की बात करें तो खुद जो है मुजफ्फरनगर और मथुरा जाने वाली है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के, लेकिन जो महंगाई का सबसे अहम मुद्दा है जिससे कि सभी 130 करोड़ जो देशवासियों की बात की जाती है, 130 करोड़ देशवासी यानी सबसे सब प्रभावित है। खासतौर पे गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन पे महंगाई का जिस तरह से असर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसका उनकी सुनने वाला यहाँ पे कोई नजर नहीं आता है। अमित कह रहे 130 करोड़ की आबादी सीधे तौर पे प्रभावित है और 30% तो वो जनता है जिसको जो डेली खाने के लिए जूझा करती है। उन सब के बीच महंगाई के जो हम देखते हैं तो सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी चुप बैठा हुआ है। इस स्थिति को किस तरह से देखती हैं आप? मैं आऊंगा ताहिरा हसन जी, इसका जवाब लूंगा। पटना से भरत इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। भरत जी अपनी बात को रखें। हाँ जी भरत जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब कमी हो गई थी खाद्यान्न की तो शास्त्री जी ने का एक काम जो है वो बात का नारा दिया था। तो उसी प्रकार इस कीमत किसानों को उचित कीमत मिले, उसके लिए 1 महीना में आपको तिलहन दलहन की उपज आ जाएगी, रेट अपने कम जाएगी। तो लोग थोड़ा सा महंगी चीजों को उपयोग में अगर 5% की कमी कर देंगे तो उनका जेब बराबर हो जाएगा। आयात करने से तो फिर ये किसानों पर मार पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भरत हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। ताहिरा हसन जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा तो उसका जवाब दें। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, उसको विपक्ष उस मजबूती से नहीं उठा रहा है। और मेरा तो मानना है कि जब विपक्ष मजबूत होता है और वो जनहितों को, जन सलाहकारों के मुद्दों को लेकर मजबूती से चलता है, उसमें सवाल खड़ा करता है, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र की मजबूती इसी पे है कि विपक्ष भी मजबूत हो। लेकिन विपक्ष तो जहां पे देख रहा है कि लोग जमा है वहीं पे पहुंचता है। लेकिन विपक्ष को ये भी तो सोचना चाहिए, विपक्षी नहीं सबको सोचना चाहिए। और जनता में जो क्योंकि ये तो जनता का भी अधिकार है कि अपने मुद्दों को खुद भी उठाए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, राइट टू फूड में आता है कि हम अपने मुद्दे उठाएं और अपनी सम्मानजनक जिंदगी जीने का हमें राइट है, आर्टिकल 21 में निहित है। तो ये जो हम किसान की बात भी कर रहे हैं, जो विपक्ष भी कर रहा है, अगर तो आप ये बताइए कि अभी आपके जर्नलिस्ट ने भी बताया और ये फैक्ट है कि किसान से जो लिया जाता है, आलू है, प्याज है, सब्जी है, धनिया है, वो जिस मुल्क पे लिया जाता है उसके कई गुना बढ़ के जाके बिकता है। तो उसका फायदा जो ये महंगा सामान बिक रहा है वो अन्नदाता को नहीं होता है। तो जाहिर है कि इस वक्त अगर आप किसान हित में भी हैं तो भी आपको इस महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। पेट्रोल डीजल का इफेक्ट क्या किसान पे नहीं होता है? क्या किसान वहां पे जनरेटर नहीं चला के काम करता है? किसान पानी का इंतजाम नहीं करता है? तो बिजली का और ये पेट्रोल का, डीजल का, ये सब सादा इफेक्ट किसानों को भी जाके पड़ता है, उनके ऊपर भी पड़ता है, ये आर्थिक एक दबाव डालता है।
तो ये मुद्दा आम आदमियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हाशिया का समाज, सबका मुद्दा है। महिलाओं का, मैं खासकर कहूंगी महिलाओं का, बच्चों का मुद्दा है कि घर में जो है बच्चे और महिलाएं इनके ऊपर भी सफर करेंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी महिलाएं ऐसी भी है, उनको अंदर खून की कमी है। अगर आप जाइए, एक बार मैं सर्वे कर रही थी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं जब क्वीन मैरी गई तो वहां मुझे डॉक्टर ने बताया, मुझे इतना अफसोस हुआ, आंखों में आंसू आ गए कि बताया उन्होंने कि हम महिलाएं 2-2 ग्राम हीमोग्लोबिन लेके आती, प्रेग्नेंट महिलाएं। तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल है कि हमारे यहाँ न्यूट्रिशियस वैल्यूज नहीं मिल रही है, माँ को नहीं मिल रही है जो एक नया जीवन देती है, एक नई सृष्टि को तैयार करती है। तो उस समय कम से कम भोजन तो पहुंचना चाहिए थाली में। ये हमारा अधिकार है कि हमें न्यूट्रिशन फूड हमारे हर एक की थाली में पहुंचे, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के पास पहुंचे। तो जाहिर है इसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि कैसे डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, और ये कुकिंग जो गैस सिलेंडर्स हैं इनके दाम कम किए जाएं, क्योंकि जो पूरी तरह से बजट है वो हमारी गृहिणी का चरमराया हुआ है। वो तो किस तरह से दोनों एंड को मीट करे वो सोच रही है, कितना इसमें उसको प्रॉब्लम है। और जहां नौकरियां गई या 2 लोग कर रहे हैं, 3 लोग नौकरियां कर रहे थे, वहां एक कर रहा है या एक के पास भी नहीं है, और वो कुछ बिजनेस छोटा मोटा लोग शुरू कर रहे हैं। आप देखिए, रोज देख रहे हैं आप, महिलाएं आती है, कुछ बेचती है, सामान लाती है कि दीदी खरीद लीजिए, हमारी नौकरी चली गई है, अब हम ये बेच के अपनी जीविका चला रहे हैं। तो सोचने की बात है, दवा भी उसमें है, कोई बुजुर्ग घर में है तो उसकी मेडिसिन भी आएगी। तो मुझे लगता है कि इंसानियत का भी तकाजा है कि इस पे बात हो, इस पे डिस्कशन हो, इसमें सोचा जाए, इस मुद्दे का हल हो। कई अहम बातें तारिका हसन जी ने कही हैं, एक ज़मीनी हकीकत उन्होंने बताने की कोशिश करी है। और इस बीच विजय गुप्ता लखनऊ से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। विजय गुप्ता जी, अपनी बात को रखें। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का हार्दिक धन्यवाद अदा करूंगा, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो हर चैनल को उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आजकल अधिकांश चैनल ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात और है कि देश में जैसे कि भाजपा पहले प्रदर्शन करती थी महंगाई के विरुद्ध, पुराना कोई भी अगर फोटो देखा जाए, जिस तरीके से जब विपक्ष में भाजपा थी, जिस तरह से उन्होंने ताकत दिखाई थी महंगाई के खिलाफ, हर जगह जब 2014 में चुनाव हुआ तो पोस्टर लगे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस बार रेगुलर महंगाई बढ़ रही है, तेल, डीजल, पेट्रोल, उसके बाद में अभी आप देख रहे हैं डोमेस्टिक गैस, घर के सिलेंडर पर लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। पहले सब्सिडी मिलती थी, वो मिलनी बंद हो गई। आप ये बताइए कि घर घर सिलेंडर तो बांट दिया सरकार ने, अब आगे ये सब योजना चला के उन्होंने, अब वो सिलेंडर भरा कैसे जाएगा? क्या गरीब, सरकार ये भी नहीं सोचना चाहती कि हम गरीबों को बिजली देना चाह रहे हैं, हम गरीबों को शौचालय देना चाह रहे हैं, हम गरीबों को घर में गैस देना चाह रहे हैं? क्या सरकार ये सोच रही है कि अब वो गरीब इस सिलेंडर को कभी जिंदगी में खरीद भी पाएगा? तो मुझे लगता ही नहीं कि सरकार ये सोच रही है कि उनकी योजनाएं सफल हो। और सरकार कुछ देखना भी नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। पूरे विश्व में पेट्रोल या कहीं जो आपका रॉ मटेरियल है उसका तेल का दाम तो नहीं बढ़ रहा है, फिर आखिर देश में ये दाम बढ़कर इसका पैसा आखिर क्या कहा रहा है? और सरकार इन चीजों को क्यों नहीं ध्यान देना चाहती? सबसे बड़ी बात, विपक्ष को इसकी आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष इस समय इतना शांत है, इतना दिख ही नहीं रहा कि विपक्ष का कोई असर है। शायद इसका असर किसान आंदोलन की वजह से भी है। किसान आंदोलन एक जबरदस्त आंदोलन पूरे नेशनल, एक राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, लेकिन सरकार जिस तरीके से अजीब बनी हुई है, जिद अपनी जिद पर अड़ी हुई है। एक किसान जय जवान जय किसान का नारा था देश में, हर देशवासी, आज भी हम सबको गुमान है जय जवान जय किसान पर। लेकिन जब जवान और किसान की आवाज, एक जवान ने आवाज उठाई कि दाल पतली है, उसको बाहर कर दिया गया। किसान आज आवाज उठा रहे हैं कि भाई
उनकी फसल के 5 रुपए आलू बिकेगा, किसान को क्या मिला? एक बात कहना चाहूंगा अजय जी, आज से पुराने जमाने पर जाइए, जब नमक थैली में नहीं आता था, नमक आता था मोटा, उसको घर में कूटा जाता था, नमक का क्या रेट था और गेहूं का क्या रेट था। आज नमक पॉलिथीन की थैली में पैक हो गया, आज नमक हमारे गेहूं से महंगा हो गया, तो किसान क्या गलत कह रहे हैं? लेकिन कौन सुनने वाला है? आखिर क्यों नहीं सुनने वाले हैं? आखिर ऐसी कौन सी जिद है कि ना हमें जनता की आवाज सुननी है, ना हमें किसान की आवाज सुननी है, तो फिर आवाज सुननी किसकी है? बड़ी बात विजय जी आपने कही। ओमकार बनारस से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। ओमकार साहब अपनी बात को रखें। हाँ सर, ये कहना चाह रहा था कि महंगाई चरम सीमा पर चल गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कार्य योजना नहीं है जिससे गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। कई लोगों का लॉकडाउन के बाद कई लोगों की प्राइवेट नौकरियां छूट गई हैं। सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है, जिससे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सरकार को इस संबंध में कोई ठोस नीति बनानी चाहिए, कार्य योजना बनानी चाहिए, सदन में प्रस्ताव लाना चाहिए, जिससे महंगाई पर जहां नियंत्रण हो सके, वही जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, उनको पूरी तरीके से उनको किसी प्रकार से कार्य योजना के तहत उनको राहत मिल सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार जी हमसे जुड़ने के लिए। ओमकार बनारस से इस बीच दर्शक जुड़े हुए थे। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे चैनल का, हमारे मुद्दे का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे मुद्दों को उठाते हैं। जी बेशक हम आपके मुद्दों को उठाएंगे और बहुत ही बेबाकी से आपके मुद्दों को उठाएंगे। हमें किसी से डर नहीं लगता है, हम आपकी बात करेंगे और हमेशा आपकी बात और हक की बात करेंगे। लिहाजा महंगाई की हम बात कर रहे हैं और महंगाई जिससे आम आदमी परेशान है, और तमाम हमारे संवाददाता, ब्यूरो चीफ या हमारे स्टेट हेड ताहिरा हसन एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हैं और इस तस्वीर पर सत्ता पक्ष चुपचाप बैठा हुआ है, विपक्ष भी चुपचाप बैठा हुआ है। महंगाई पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये स्थिति है। अवधेश भी हमारे साथ है। अवधेश, एमपी की बात करें, सत्ता पक्ष तो चुपचाप बैठा हुआ है, क्या विपक्ष में कोई जान आई है कि नहीं? हालांकि मैं आपको बता दूं कि 20 फरवरी को उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है और पीसीसी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा कहा गया है कि 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक केवल आपातकालीन चीजों को छोड़ करके बाकी सभी चीजों को बंद करवाएंगे और एक तरह से अपना एक विरोध दर्ज करवाएंगे। हालांकि यह एक पहली बार है कि जिस पर विपक्ष जो है थोड़ा सा सचेत होता हुआ दिख रहा है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर की जाएगी कि वह अब जो है इस महंगाई को एक मुद्दा बनाए और 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक आंदोलन करेंगे, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा। जी ठीक है। अब लकी बग्गा लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हैं। लकी साहब अपनी बात को रखें। जी मैं यही कहना चाहता हूँ सर, ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी सरकार बनी इसी बेस पे थी कि हम महंगाई को कम करेंगे। कांग्रेस की सरकार थी, महंगाई बहुत बड़ी थी, तो इन्होंने तो सिलेंडर लेके, सब्जी लेके, चावल दाल इतना हल्ला गुल्ला मचाया। डीजल पेट्रोल के दाम पहले भी बढ़ते थे, तो इन्होंने तो बहुत हल्ला मचाया। अब ये लगातार कभी कृषि सेस, कभी कुछ लगाते चले जा रहे हैं। महंगाई पे बिल्कुल भी लगाम नहीं है सरकार की। इसी बेस पे पब्लिक ने जिता के भेजा। किसान आंदोलन भी एक अपनी तरीके से खड़ा है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव महंगाई में पड़ रहा है। अगला बीजेपी को इलेक्शन किसान के आंदोलन पे लड़ना चाहिए कि किसान आंदोलन का समर्थन करे तो इनको वोट दे, नहीं करते तो इनको वोट ना दे, तब किसान आंदोलन को लागू करें देश में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लक्की जी। नरेंद्र गाजियाबाद से इस बीच एक दर्शक है। नरेंद्र अपनी बात को रखें। नरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंची? जल्दी से अपनी बात को रख सकते हैं आप। हेलो जी नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं महंगाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी सब्जियों के दाम हैं, तो सब्जियों के दाम तो इतने ज्यादा हाई फाई नहीं है। तो अभी 5 से 15 रुपए तक की सब्जी सस्ती मिल रही है। कोई सब्जी ले लो 5 से 10 रुपए तक की सब्जी मिल रही है। अब दालों में भी इतने रेट नहीं बढ़े हैं। हमारे यहाँ पे गाजियाबाद में दालें बहुत सस्ती मिल रही है। और पेट्रोल और सिलेंडर के तो दाम बढ़े हैं। लोग बात टैक्स भी भरते, पैन कार्ड बना लेते हैं, 10,000 रुपए भरते हैं। चाहिए, बस फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए,
जब आप कहोगे तो भैया महंगाई तो बढ़ेगी। तो इस बारे में जनता को जानना चाहिए ना कि अरे नरेंद्र जी, यूपी में कहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? सर दिल्ली में सर पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो क्या आपको पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं लग रहा है? नहीं सर, पेट्रोल हमें महंगा लग रहा है। पेट्रोल, एक बात बताओ, हम ऑटो में जाते हैं सीएनजी वाले पे। अरे सर, आप ऑटो में चलते हैं लेकिन बहुत बड़ा जो खाद्य सामग्री है वो सब पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं वाहन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और सीधे इस बीच हम गोरखपुर आपको लेके चलते हैं, जहां पर ठीक है फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तारा हसन जी हमसे जुड़ने के लिए, सारिका गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश चंद्रवंशी आपका शुक्रिया, अमित दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शक आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में जुड़ने के लिए और महंगाई पर अपनी बात को रखने के लिए। और फिलहाल सीधे इस वक्त हम आपको तो बढ़ती कीमतों ने करते हुए आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। थैंक यू सर। स्वागत उद्बोधन की कड़ी में